हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। आज हम जानेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के दौरान हमारे कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, उनको हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून सिस्टम का रोल प्ले। आपका इम्यून सिस्टम की वजह से आपका रिएक्शन हो रहा है या फिर इम्यून सिस्टम के अलावा कोई और फैक्टर्स है जिनकी वजह से आपका रिएक्शन हो रहा है। तो जो इम्यून सिस्टम की वजह से होगा उसको हम किस में वो रख देंगे, इम्यूनोलॉजिकल में, और जो नॉन इम्यून सिस्टम की वजह से होगा वो किस में होगा, नॉन इम्यूनोलॉजिकल में। दोनों ही आपके ये 2 पार्ट्स में आगे क्लासिफाई कर रखे हैं, इमीडिएट और डिलेड। इमीडिएट मतलब वो रिएक्शन जो कि आपकी विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो रिएक्शंस हो जाएंगी। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो किस में आएगी, इमीडिएट में, तुरंत। और जो 24 घंटे के बाद 2 दिन 7 दिन ऐसे टाइम में आपको शो हो रही है पेशेंट के अंदर रिएक्शन, वो किस में आएंगे, आपके डिलेड रिएक्शंस में आएंगी। दोनों ही इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। इमीडिएट वाला जो है इम्यूनोलॉजिकल वाला, मतलब कि उसमें इम्यून सिस्टम का रोल प्ले होगा जिसकी वजह से आपका रिएक्शन हो रहा है। इसमें क्या होगा, इमीडिएट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, आपके कौन कौन से रिएक्शंस आएंगे। पहला है इसमें AHTR। AHTR मतलब एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। FNHTR फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन, एनाफिलिटिक रिएक्शन और ट्रेली। ये सारी चीजें किस में आती हैं, इमीडिएट इम्यूनोलॉजिकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर हैं। बात करेंगे हम डिलेड की, तो डिलेड में आपके इम्यून सिस्टम आपका इसमें भी रोल प्ले करेगा, लेकिन डिलेड आपके रिएक्शन पेशेंट में कैसे शो होंगी, कुछ टाइम बाद शो होंगी, 24 घंटे के बाद शो होंगी। तो कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी, DHTR मतलब जैसे इमीडिएट में आपका AHTR था ना, एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऐसे ही इसमें डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और आपका पोस्ट ट्रांसफ्यूजन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब ट्रांसफ्यूजन करने के बाद पेशेंट को क्या हो गया, उसकी प्लेटलेट्स जो है वो कम हो गई। और तीसरे नंबर पे इसमें कौन सा रखा है हमने, GVHD मतलब ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। नॉन इम्यूनोलॉजिकल में अगर हम देखें तो इसमें क्या है हमारा, इमीडिएट और डिलेड। इसमें इमीडिएट में कौन कौन से आएंगे हमारे, सेप्टिसीमिया, सर्कुलेटरी ओवरलोड। और डिलेड में हमारा कौन कौन से आएंगे, आयरन ओवरलोड और TTI मतलब ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि ट्रांसफ्यूजन के दौरान कुछ आपके इन्फेक्शन आपका ट्रांसमिट हो गया जिसकी वजह से पेशेंट को रिएक्शन हो रहा है। इनको हम डिटेल में एक एक करके अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजिकल इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की। इम्यून सिस्टम का इसमें रोल प्ले होगा सब में जो बताऊंगा मैं भी आपको। और इमीडिएट ये सारे रिएक्शन कैसे होंगे, इमीडिएट होंगे, मतलब कि पेशेंट को 24 आवर्स के अंदर हो जाएंगे। पहला आता है इसमें AHTR मतलब एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें हीमोलाइटिक रिएक्शन होगा, मतलब कि पेशेंट का जो है RBC उसके डिस्ट्रॉय होंगे। किसकी वजह से होंगे, ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। आपका जो एंटीजन एंटीबॉडी है इनका रिएक्शन होगा जिसकी वजह से आपका पेशेंट को क्या होगा, उसके RBC उसके हीमोलाइज होने लग जाएंगे। इसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर, मतलब वेसल के अंदर और वेसल के बाहर। ये जो होगा आपका ABO इनकम्पैटिबल ब्लड की वजह से होगा। इंट्रावेस्कुलर यानी कि पेशेंट जो आपका रेसिपिएंट है उसको ब्लड कोई गलत चढ़ गया, ABO वाला आपका कंपैटिबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से आपको रिएक्शन हो सकता है। और एक्स्ट्रावेस्कुलर क्या होगा, इसमें आपका IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी। RH एंटीजन होता है जिसका पॉजिटिव नेगेटिव आपसे पता लगाते हैं। कैल सिस्टम हो गया, डफी सिस्टम हो गया, इनके खिलाफ आपकी बॉडी क्या होगी, पेशेंट की बॉडी क्या करेगी, IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। इंट्रावेस्कुलर में आपका पेशेंट को क्या क्या होगा, पेशेंट को हीमोलाइसिस होगा, उसके RBCs बहुत ज्यादा टूटने लग जाएंगे। DIC होगा, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation होगा पेशेंट को, और सब्सिक्वेंट रीनल फेलियर भी हो सकता है। साइन और सिम्टम्स आपके रेसिपिएंट के अंदर हमको क्या क्या शो होंगे, फीवर शो होगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर हो जाएगा, कपकपी आएगी, BP कम हो जाएगा, उसका शॉक हो सकता है, आपका नॉजिया, उसका जी घबराएगा, और वॉमिट भी कर सकता है पेशेंट, उसके चेस्ट में वो बोलेगा कि चेस्ट पेन हो रहा है। और हीमोग्लोबिन यूरिया, आपका जो यूरिन है उसमें भी आपको हीमोग्लोबिन दिखेगा, क्योंकि RBCs तो आपके टूट रहे हैं तो वो जाएंगे तो सब यूरिन के थ्रू पास आउट होने चाहिए। और आपका पेशेंट को जनरलाइज ब्लीडिंग भी हो सकती है। एक्स्ट्रावेस्कुलर की हम बात करें तो इसमें आपके साइन और सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, फीवर, अनीमिया, हाई सीरम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। आपका जो बिलिरुबिन होगा इनडायरेक्ट वाला वो आपका बढ़ जाएगा,
FNHTR मतलब फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन की बात करें हम तो इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो रेसिपिएंट है उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो आपका रेसिपिएंट को FNHTR हुआ है। इसमें क्या होगा, FNHTR इज ड्यू टू एलो एंटीबॉडीज इन द रेसिपिएंट रिएक्टिंग विद HLA एंटीजन इन द ट्रांसफ्यूज्ड डोनर ल्यूकोसाइट्स। यानी कि आपका जो एलो एंटीबॉडी है रेसिपिएंट के अंदर वो रिएक्ट कर रही हैं किसके साथ, आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ, जो डोनर ने जो ब्लड दिया उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स थे, उसके खिलाफ उसके HLA जो एंटीजन है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, उसके खिलाफ आपकी एंटीबॉडीज क्या कर रही है, जाके उस पर रिएक्ट कर रही है। और ड्यू टू रिएक्शन ऑफ डोनर एंटीबॉडीज विद रेसिपिएंट WBC, या फिर क्या हो सकता है, इसका अपोजिट हो सकता है कि जो डोनर है उसके अंदर एंटीबॉडीज थी उसके प्लाज्मा में, वो आपके जो रेसिपिएंट है उसके WBC के ऊपर अटैक कर रही हैं। इसको मैं आपका डायग्राम से समझाऊं तो आपका सपोज करिए रेसिपिएंट है और ये आपका डोनर है, तो रेसिपिएंट के अंदर एलो एंटीबॉडीज हैं जो कि डोनर का जो ब्लड दिया उसने तो HLA एंटीजन के साथ उसने बाइंड कर लिया, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, जैसे कि आपका जो डोनर है वो आपका उसकी एंटीबॉडी बाइंड कर रही है रेसिपिएंट के WBC के साथ, या फिर रेसिपिएंट के HLA एंटीजन के साथ, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के साथ, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन हो रहा है। अब देखते हैं हम एलर्जिक रिएक्शन। पेशेंट को क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन होगा, ये किसकी वजह से होगा, IgE, आपकी जो IgE एंटीबॉडी है उसकी वजह से होगा। आपके जो IgE टेस्ट होता है, वैसे भी आपका एलर्जी के लिए हम बेसिकली देखते हैं उसको, ये इसमें क्या होगा, मेनली अकर इन प्लाज्मा कंटेनिंग प्रोडक्ट। आपका जो प्लाज्मा अगर किसी पेशेंट को पर चढ़ाया जाएगा, या फिर प्लाज्मा जैसे कोई क्रायोप्रेसिपिटेट, ये सब चीजें अगर रेसिपिएंट है उसको चढ़ाई जा रही हैं, तो उस केस में आपका एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या होगा कि रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज रिएक्ट करेंगी प्लाज्मा प्रोटीन के अगेंस्ट, या फिर आपका जो डोनर है उसके अंदर उसके कुछ एलर्जेंस हैं, उसके खिलाफ रेसिपिएंट जो है वो क्या बना रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से रेसिपिएंट को रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि आपका ये मास्ट सेल है और आपका ये बेसोफिल है, तो इसमें क्या होता है ना कि आपका ये जो हिस्टामिन है ये प्रोड्यूस होता है। हिस्टामिन क्या करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा आपके स्मूथ मसल्स की, रेस्पिरेटरी ट्रैक और आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होते हैं उनकी जो स्मूथ मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करवाने लग जाएगा, जिसकी वजह से रेसिपिएंट को क्या होगा, उसका BP कम हो जाएगा, उसको हेडेक होने लगेगा, फेशियल फ्लशिंग जैसे चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वॉमिट करेगा वो, या फिर आपका जो रेसिपिएंट है उसको डायरिया हो सकता है। बात करें हम एनाफिलिटिक रिएक्शन की, तो एनाफिलिटिक रिएक्शन क्या होते हैं, ये ऐसे पेशेंट के अंदर होते हैं जिनके अंदर IgA की डेफिशिएंसी होती है। क्या है इसमें, IgA की डेफिशिएंसी है और वो एलो एंटीबॉडीज बना रहे हैं किसके अगेंस्ट, IgA के अगेंस्ट। IgA उसके अंदर है नहीं। अब बाहर से जब हमने डोनर का जब IgA उसकी बॉडी में चढ़ाया तो उस आपका जो रेसिपिएंट है उसने क्या बना ली, एलो एंटीबॉडीज बना ली और देन रिसीव ब्लड प्रोडक्ट कंटेनिंग IgA, और अगर फिर उसको कोई ऐसा ब्लड मिल रहा है जिसमें IgA है तो क्या होगा, वो उसके खिलाफ एलो एंटीबॉडीज बना लेगा। ये सीवियर होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जनरलाइज्ड या फिर सिस्टेमिक हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन इसमें रेसिपिएंट में देखने को मिलते हैं। आपका एलो एंटीबॉडीज क्या होता है, दो तरह की देखो एंटीबॉडीज होती हैं। एक तो होता है ऑटो एंटीबॉडी। ऑटो एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी होती है जो कि अपने खिलाफ बनाता है रेसिपिएंट, अपने ही सेल्स के खिलाफ बना देगा। लेकिन एलो एंटीबॉडीज क्या होंगी, सपोज करिए कोई पेशेंट है जिसको कोई एक बार ब्लड चढ़ा था, अब एक बार ब्लड चढ़ गया, उसकी बॉडी के अंदर ब्लड आ गया एक बार, उसके खिलाफ क्या हुआ, जो रेसिपिएंट था उसने एंटीबॉडीज बना ली, लेकिन जब वही ब्लड दोबारा चढ़ा तो एक बार तो उसने झेल लिया, एंटीबॉडीज बना के उसने रख ली, लेकिन जब दूसरी बार जब ब्लड चढ़ेगा तो क्या करवाएगा, वो रिएक्शन होगा उनके बीच में। और ये जो एनाफिलिटिक रिएक्शन होता है ना, वो आपका एलर्जिक रिएक्शन से भी ज्यादा खतरनाक होता है और पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिडली डेवलपिंग एयरवे, या फिर आपके सांस लेने में दिक्कत होगी, या फिर आपको सर्कुलेशन में दिक्कत हो सकती है, आपका स्किन में या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में आपको चेंजेस देखने को इसमें मिल सकते हैं।
ट्रेली की हम बात करते हैं। ट्रेली मतलब होता है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, यानी कि ट्रांसफ्यूजन के दौरान आपका जो रेसिपिएंट है उसको लंग इंजरी हो गई है। ऑब्जर्व ड्यूरिंग और विद इन फ्यू आवर्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन, या तो ट्रांसफ्यूजन के दौरान ही आपको उसमें सिम्टम्स शो होने लग जाएंगे या फिर आपके कुछ घंटों बाद ये रेसिपिएंट में रिएक्शन हो सकती है। Granulocyte specific and anti-HLA antibodies in the donor react with recipient leukocytes. आपका जो डोनर है उसके ग्रेनुलोसाइट स्पेसिफिक या फिर HLA एंटीबॉडीज रिएक्ट करेंगी किसके साथ? आपके ग्रेनुलोसाइट्स जो भी आपके लंग्स में प्रेजेंट होंगे। अगर आपका कोई लंग्स है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये डोनर है, डोनर का ये प्लाज्मा है, उसने कोई प्लाज्मा दे दिया या फिर कोई आप होल ब्लड भी चढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, उसके अंदर एंटीबॉडीज थी। किसके अगेंस्ट? HLA एंटीबॉडीज हैं। ओके, मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट है प्लाज्मा में। अब जब ये ब्लड आपके रेसिपिएंट को चढ़ाया गया तो क्या हुआ, ये जो रेसिपिएंट है इसका जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी माइक्रोवैस्कुलेचर है, मतलब कि लंग्स के अंदर क्या हुआ, इस सब जगह हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है तो इनमें भी ब्लड फ्लो होगा। तो लंग्स में जो कैपिलरी है ना, इसके अंदर आपके जो WBCs हैं, इसके अंदर जाके क्या करेगा, ये एंटीबॉडीज इसके साथ रिएक्ट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो रेसिपिएंट है उसको लंग इंजरी होगी। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? टैकीकार्डिया, फीवर, हाइपोटेंशन, हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस और डिस्पनिया। एक्सरे अगर हम देखें तो एक्सरे में क्या होगा, एक्सरे में हमको पल्मोनरी एडिमा दिखेगा रेसिपिएंट के अंदर। इम्यूनोलॉजिकल डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब हम देखते हैं इम्यूनोलॉजिकल, आपका इम्यून सिस्टम आपका इसमें भी रोल प्ले करेगा, लेकिन आपका रिएक्शन कैसी होंगी, 24 घंटे के अंदर नहीं होंगी, कुछ टाइम बाद होंगी। ओके, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं। सबसे पहले आता है आपका DHTR, मतलब डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफ्यूज्ड रेड सेल्स 2 to 10 days आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद आपके जो रेसिपिएंट होगा उसके रेड सेल्स टूटने लगेंगे। 2 से 10 दिन के अंदर अंदर ये आपका रिएक्शन आपको रेसिपिएंट के अंदर अंदर शो होने लग जाएगा। इट रिजल्ट फ्रॉम एमनेस्टिक एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स टू एंटीजन ऑफ द RH, KID, कैल और डफी ब्लड ग्रुप। ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं इनके खिलाफ आपका जो रेसिपिएंट है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रहा है। Donor red cells are coated with antibody and they are removed by macrophages of the reticuloendothelial system। यानी कि डोनर ने जो ब्लड दिया था, जो आपका रेड सेल्स दिए थे, उसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम, रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज इस RBCs को कोटेड कर लेंगे और आपका फिर जो मैक्रोफेज है ना, वो आके इसको खाने लग जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हीमोलाइसिस होगा। ऐसे ही हीमोलाइटिक रिएक्शन है ये। ओके, लेकिन ये आपको रिएक्शन कैसे दिखेगा, डिलेड होगा, एकदम से आपका शो नहीं होगा, ये थोड़े टाइम बाद शो होगा। सिम्टम्स की बात करें हम तो आपका फीवर होगा रेसिपिएंट को, उसका हीमोग्लोबिन डाउन पड़ने लग जाएगा और उसको जॉइंटिस भी देखने को मिल सकता है क्योंकि उसके RBCs टूट रहे हैं। तो बिल्डरूबिन बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होगा उसका, जिसकी वजह से रेसिपिएंट में जॉइंटिस के सिम्टम्स आएंगे। अब देखते हैं पोस्ट ट्रांसफ्यूजन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन मतलब ट्रांसफ्यूजन के बाद आपका जो रेसिपिएंट है उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, यानी कि उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन हो गए। इसमें क्या होगा, ये सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो सकता है आफ्टर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू प्लेटलेट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। अगर आपका जो रेसिपिएंट है वो प्लेटलेट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना रहा है तो क्या होगा, आपका 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो रेसिपिएंट है उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सीवियर लेवल पे हो सकता है। Seen in patients who have been immunized early by patient transfusion and in multiparous women। ऐसे पेशेंट्स जो कि आपके प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन आपका करवाते रहते हैं या फिर आपका मल्टीपैरस वुमेन, वो वुमेन जो कि एक से ज्यादा बेबी जो है प्रेगनेंसी के केस में हो रखे हैं, तो उस केस में आपका क्या होगा, ऐसे पेशेंट्स में ये देखने को कॉमनली मिल जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो आपका रेसिपिएंट को आपका कपकपी लगेगी, बुखार आएगा और जनरलाइज परप्यूरा भी हो सकता है।
परप्यूरा आपका किस तरीके से, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे परप्यूरा हो सकता है। GVHD की बात करें हम, GVHD मतलब ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। वर्सेस मतलब लड़ाई करना, ठीक है। ग्राफ्ट मतलब जो भी हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, आइदर इट इज सेल, आपका कोई ऑर्गन हो गया, आपका ब्लड हो गया, जो भी हम ट्रांसफ्यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट बोलते हैं। और होस्ट क्या बोलते हैं, होस्ट वो जिसके अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि आपका ग्राफ्ट लड़ रहा है होस्ट से। इसमें क्या होगा, GVHD कैन अकर व्हेन द डोनर व्हाइट ब्लड सेल्स, स्पेसिफिकली T सेल्स, आपके T लिम्फोसाइट्स जो होंगे, मिस्टेकनली आइडेंटिफाई द रेसिपिएंट टिश्यू एज फॉरेन एंड लॉन्च एन अटैक। आपका क्या होगा कि इसमें आपका डोनर के जो WBCs हैं वो अटैक करेंगे किसके खिलाफ, रेसिपिएंट के जो टिश्यूज हैं उनको फॉरेन समझने लगेंगे। तो ये किस में होगा, GVHD में होगा। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या दिखेंगे आपको रेसिपिएंट के अंदर, स्किन रैश होंगे, उसको ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, और आपका जॉइंटिस होगा, आपके स्किन का कलर, आई का कलर येलो दिखने लगेगा रेसिपिएंट का आपको, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन आपका, रेसिपिएंट आपको शिकायत करेगा कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपका नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, फीवर तो कॉमन है ही, और साथ साथ सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, थका थका सा फील करेगा वो। अब हम बात करते हैं नॉन इम्यूनोलॉजिकल इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की। मतलब कि इसमें इम्यून सिस्टम का कोई रोल प्ले नहीं है, लेकिन रिएक्शन कैसी होंगी, इमीडिएट होंगी, यानी कि विद इन 24 आवर्स आपको रिएक्शन शो होने लग जाएगी। इम्यून सिस्टम लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, सबसे पहला आता है इसमें सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जैसे कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, ये आपका जो होगा ना वो बहुत रेयर केस में होता है। आपका बैक्टीरिया, आपका ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज करा, उसके अंदर क्या हो गया, बैक्टीरिया था, जिसकी वजह से आपके रेसिपिएंट को इन्फेक्शन हो गया। इट इज ड्यू टू कोल्ड ग्रोइंग ग्राम नेगेटिव एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया सच एज यर्सीनिया, एंटेरो क्वालिटिका, सिट्रोबैक्टर फ्रॉन्डी या फिर सुडोमोनास। तो ये आपके कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके कोल्ड ग्रोइंग, यानी कि अगर टेम्परेचर हम कम भी करके रखेंगे तब भी आपके ग्रो हो जाते हैं, उनकी वजह से आपका यस बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकता है। या फिर कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज भी होती हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो फेशियल फ्लशिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, हाई फीवर देखने को हमको मिलेगा। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी ओवरलोड की, यानी कि आपका सर्कुलेटरी यानी कि फ्लूइड ओवरलोड भी बोलते हैं इसको हम। इसमें क्या होगा, रिजल्ट फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड इन एक्सेसिव वॉल्यूम और हाई स्पीड। अगर हम बहुत ज्यादा चढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से चढ़ा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा वॉल्यूम एक बारी में रेसिपिएंट को देंगे तो क्या होगा, उसको सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। इट मे बी कॉज कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि हार्ट भी आपका बॉडी एक्सेप्ट करने में टाइम लगाती है ना, और हार्ट आपका लंग्स के साथ तो अटैच होता ही है, तो दोनों पे ही आपका इफेक्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं नॉन इम्यूनोलॉजिकल डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि नॉन इम्यूनोलॉजिकल और रिएक्शन कैसा होगा, डिलेड होगा। इसमें क्या है, सबसे पहले आता है आपका आयरन ओवरलोड, यानी कि आपका आयरन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया है। ईच यूनिट ऑफ रेड ब्लड सेल्स कंटेन 0.25 ग्राम ऑफ आयरन, यानी कि एक यूनिट जो ब्लड है उसके अंदर आपका कितना आयरन होता है, 0.25 ग्राम आपका आयरन होता है। तो अगर आप ज्यादा, ऐसा कोई रेसिपिएंट है जिसको बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहा है, वो जैसे कि थैलेसीमिया मेजर के केस में, या फिर बाकी कोई हीमोलाइटिक एनीमिया उसको हो रखा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके बॉडी में आयरन जो होगा वो बहुत ज्यादा एक्सेस होने लग जाता है। फिर हम बात करते हैं लास्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की, जो कि है हमारा TTI। TTI मतलब ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसमें आपका जो आपके न्यूक्लिक एसिड वाले जो आपके होते हैं, आपके HIV हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, हेपेटाइटिस C हो गया, सिफिलिस हो गया, मलेरिया हो गया, ये आपके बहुत ज्यादा रेयर केस में, वैसे तो अच्छे से चेक होता ही है, डोनेशन के टाइम पे भी टेस्टिंग करी जाती है, चढ़ाने के टाइम पे भी टेस्टिंग करी जाती है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे आपका इस तरीके आपके कोई आपका डोनर से रेसिपिएंट में ये इन्फेक्शन चला गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, कुछ नॉलेज मिली हो वीडियो से, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।